बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूँ यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की जो अहम तरीन डेवलपमेंट हैं वो तोशाखाना केस के हवाले से हैं, जिसमें इमरान खान साहब के वकला ने जो जज हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के, उनकी बैंड बजा कर रख दी है। उनके ख़िलाफ़ उन्होंने शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उनके सामने कुछ सवालात भी रखे हैं। इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं और आज बाकायदा तौर पर तोशाखाना के हवाले से एक रिपोर्ट भी शाया हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि मिलिट्री के जो ओहदेदारान रह चुके हैं उन्होंने तोशाखाना से क्या क्या जो है तोहफे लिए और किस कीमत पर लिए। इसके साथ साथ जो अहम तरीन एक डेवलपमेंट है वो नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से है कि नवाज़ शरीफ साहब आखिरकार क्यों जो है वो वतन वापस नहीं आ रहे, जबकि उनके बहुत दफ़ा ये कहा गया है कि उनका जो प्लान है वो बाकायदा तौर पर फाइनल हो चुका है। उसके बावजूद वो नहीं आते। इसके हवाले से भी एक अहम तरीन ख़बर सामने आई है कि उनके ना आने के पीछे आखिरकार वजह क्या है। इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो इसमें सबसे पहले जो तोशाखाना केस का हवाला का मामला है, तोशाखाना से जो सियासतदान हैं उन्होंने हमेशा बहुत सारे जो तहाइफ हैं वो ख़ुद रखे। इवन दो नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से गाड़ियां तक रखी गई जिसकी आइन और कानून में बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। इन्होंने वो गाड़ियां तक ली, लेकिन अब तोशाखाना के मामले में जो है वो बाकायदा एक रिपोर्ट शाया हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि मिलिट्री के ओहदेदारान जो थे उन्होंने किस कदर जो है वो तोहाइफ रखे हैं और किस कीमत पर रखे। एक जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब के हवाले से आया है कि उन्होंने तोशाखाना से एक क्लीन लिया, उसकी 10% कीमत अदा की। और जनरल कियानी साहब के हवाले से भी जो है इसमें नाम आया कि उन्होंने एक राडो की गड़ी जो है वो 2550 रुपये में रखी, जबकि उसकी असल कीमत जो थी वो 27,000 रुपये थी। एक लेफ्टिनेंट या कर्नल थे नुमान अजीज़ साहब, उन्होंने जो है वो तोहफ़ा जो है वो 2,000 रुपये में उनको तोहफ़े मिले, उन्होंने 2,000 रुपये में रखे। और अशफाक परवेज़ कियानी साहब जो थे उन्होंने 60,000 रुपये की गड़ी जो थी वो 60,000 की गड़ी को 7,000 रुपये में लिया। और इसके साथ साथ आसम सलीम बाजवा जो थे उन्होंने एक सैमसंग की घड़ी और मज़ीद जो है तीन घड़ियाँ उन्होंने ली वो कीमत अदा करके ली, और सैमसंग की जो घड़ी थी उसकी कोई कीमत अदा नहीं की। और कर्नल जावेद साहब ने 21,000 की घड़ी 1,600 रुपये में रखी। सलीम हयात ने जो है 30,000 और 16,000 मालियत की दो घड़ियाँ जो थी वो टोटल 5,000 में रखी। और एयर मार्शल ताहिर रफ़ीक भट्ट साहब को जो है उन्होंने बहुत सारे तहाइफ लिए। उन्होंने एक 55,000 के जो तोहफ़े थे, उन्होंने 55,000 के तोहफ़े और 2 आईपैड जो थे वो 26,000 रुपये में ख़रीदे। 55,000 के उनको एक घड़ी मिली और 26,000 मालियत के आईपैड्स मिले, लेकिन उनकी जो उन्होंने कीमत अदा की वो टोटल 14,000 रुपये की। इसके बाद जो है ताहिर रफ़ीक भट्ट साहब को 36,000 रुपये का कैमरा और एक 40,000 रुपये की लेडीज़ वॉच मिली, जिसके एवज़ उन्होंने 13,000 रुपये जो है वो कौमी ख़जाने में जमा करवा कर वो तोहफ़े रख लिए। और इसी रफ़ीक भट्ट साहब को ताहिर रफ़ीक भट्ट साहब को जो है एक फिर से दोबारा एक कैमरा और एक घड़ी 55,000 रुपये की मिली और वो 17,000 रुपये में उन्होंने रखी। और इसके साथ 35,000 का सोनी का कैमरा भी मिला, जो उन्होंने 5,000 रुपये कीमत अदा कर के रख लिया। और इसके साथ ज़का उल्ला साहब जो थे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, इन्होंने भी जो है वो तोशाखाना से काफ़ी तहाइफ लिए और जो है तहाइफ के मज़े उड़ाए। उन्होंने एक सैमसंग की जो का मोबाइल था उसकी कीमत 44,000 रुपये थी, वो 6,000 रुपये में रखा। 40,000 का सोनी का कैमरा 40,000 रुपये में
4000 रुपये में रखा और आईफोन घड़ी 14,000 रुपये में रखे। स्टड और उसके साथ पेन था वो सिर्फ उन्होंने 1,000 रुपये में लिया। उसके साथ साथ 75,000 की मालियत का आईफोन और 35,000 मालियत की जो घड़ी थी वो दोनों मिलाकर उन्होंने 19,000 रुपये में जो रखे। उनकी बेगम को घड़ी और एक पेन दिया, वो भी उन्होंने 1,000 रुपये में रखा। 50,000 की मालियत की 2 घड़ियाँ उन्होंने महज 10,000 रुपये में ली। उसके बाद चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ज़काउल्लाह साहब को ही 50,000 का आईफोन मिला, 8,000 रुपये में रखा उन्होंने। 12,000 की एक घड़ी 400 रुपये में रख ली। तहाइफ बेगम को, उनकी बेगम को तहाइफ मिले जिनकी मालियत 80,000 थी, उसको 8,000 के एवज़ रखा उनको। फिर उसके बाद राडो की एक घड़ी और दीगर तहाइफ और आईपैड 50,000 रुपये मालियत का आईपैड मिला जिसकी कुल कीमत 6,30,000 थी। वो उन्होंने 1,34,000 रुपये में जो तहाइफ थे वो रखे। और उसके बाद उनकी बेगम को फिर से 2.5 लाख रुपए के तहाइफ मिले और 45,000 में उन्होंने वो तहाइफ भी रख लिए। और फिर उनको आईफोन दोबारा से एक 56,000 मालियत का मिला और एक घड़ी 55,000 मालियत की मिली जिसको उन्होंने 20,000 में रख लिया। बेगम को ज्वेलरी सेट मिले, वो भी ख़रीदे। दूरबीन जो थी एक उन्होंने वो फ्री ऑफ कॉस्ट खुद ही रख ली। और फिर उसके बाद मेजर जनरल नदीम ताज जो DGISI थे भी रहे थे, उनको एक 85,000 रुपये की घड़ी मिली जो उन्होंने महज 11,000 रुपये में रखी। उसके बाद उनको फिर एक घड़ी 75,000 मालियत की मिली जिसको उन्होंने 9,750 रुपये में रखा। और उनकी बेगम को 45,000 रुपये की घड़ी मिली जिसको 5,250 रुपये में रखा। उसके बाद उनको 1 लाख रुपए की घड़ी जो कि 13,000 रुपये में उन्होंने रखी। उनकी बेगम को ज्वेलरी, बैग, लेडीज़ कोट और किताबें जो उन्होंने कोई भी कीमत अदा किए बिना रख लिए। और इसके साथ 1,01,000 मालियत की जो एक और घड़ी, अंगूठी, टॉप्स मिले उनको जो उन्होंने महज 13,000 रुपये जो है कीमत अदा कर के रखे। लेकिन इसके साथ बहुत लंबी फहरिस्त है। तो सवाल ये पैदा होता है कि तोशाखाना क्या ताकतवरों के जो है बाप का माल था जो इन्होंने इस तरह उनको इतनी कम वैल्यूएशन पर लिया, 10% पर लिया। और इमरान खान साहब ने जो है वो एक 50% वैल्यूएशन पर चीज़ ली और उनके ख़िलाफ़ केस चल रहा है और उनको अल्टीमेटली उस केस में दर भी लिया जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब पहले भी कह चुके हैं तमाम तर जो पार्टियां हैं उनके तोशाखाना के हवाले से जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। तो क्या ये जो रिपोर्ट सामने आई है इन तमाम तर लोगों से ये पूछा जाएगा कि इन्होंने वैल्यूएशन किससे करवाई और क्यों करवाई और कैसे ये करवा कर इतने सस्ते दामों में ये चीज़ें ली। और इसके साथ साथ क्या इनसे ये पूछा जाएगा कि इन्होंने ये जो जितनी भी चीज़ें थी वो बेची या ख़ुद के इस्तेमाल में रखी और इनको अपने जो इनकम टैक्स के गोशवारे थे उनमें ज़ाहिर किया या नहीं, ये एक सवाल है कि अब देखना ये होगा कि इस मामले में उनके गिरद घेरा तंग होता है या नहीं, उनको कटहरे में बुलाया जाता है या नहीं। इसके साथ साथ तोशाखाना केस इमरान खान साहब के हवाले से भी जो है वो जज हुमायूं दिलावर खान साहब वो बहुत स्पीड के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने इस वक्त जो है ये बात ठान ली है कि इमरान खान साहब को जल्द से जल्द जो है इस मामले में सज़ा देनी है। इसी असना में आज जो है वो इमरान खान साहब के वकला की तरफ से शदीद तरीन रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। गुज़िश्ता रोज़ भी इमरान खान साहब के वकील जो इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब थे, उन्होंने कहा था कि जज साहब को बहुत जल्दी है, जुमा के रोज़ अदालत के टाइम ख़त्म होने के बाद भी समाअत कर रहे हैं। लेकिन आज जो है वकला उन्होंने बाकायदा तौर पर जज साहब की बैंड तक बजाई है और उनको सख्त तरीन सवालात किए हैं। उन्होंने कहा कि आपको किस बात की जल्दी है कि जो आप डेली की बुनियादों पर केस सुन रहे हैं, क्या आपके पास कोई और केस सुनने को नहीं है, कोई और काम करने को नहीं है, आपको किस बात की जो है वो जल्दी है। तो इस पर जज साहब ने कहा कि आपको डेली की बुनियादों पर जो है एतराज़ है हेयरिंग का, तो आप ऐसा ना करें।
हैं। उसके साथ साथ वकला की तरफ से ये भी कहा गया कि जो अतात आरड़ साहब हैं वो इस अदालत में रोज़ क्या करने आते हैं, वो हर रोज़ जो है वो बाहर जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि आज क्या मामला पेश आया और आगे क्या मामलात होने वाले हैं, और वो आपके फ़ैसलों से पहले ही हर चीज़ जो है वो बता देते हैं। वो यहाँ पर क्यों आते हैं, जिस पर जज साहब ने कहा कि ये एक खुली कचहरी है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है। इसके साथ साथ वकला ने ये भी कहा कि आप जो हैं वो बाइस हैं, आप किसी की तरफदारी कर रहे हैं, आप किसी की जो है मंशा के मुताबिक फ़ैसला करना चाहते हैं, जबकि आप कानून को पस पुश्त डाल रहे हैं। और इस बात का जो है आपके अकाउंट से भी ज़ाहिर हुआ है और आपने एतराफ़ भी किया है कि वो अकाउंट आपका था। तो इस तरह वकला ने आज जो है वो जज साहब के ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा किया है, उनसे सवालात किए हैं। हो सकता है कि इससे इमरान खान साहब को कुछ फ़ायदा पहुँचे और जज साहब इस तनकीद के बाद कुछ हद तक जो है वो बैक फुट पर चले जाएं। लेकिन आज की जो हेयरिंग थी उसमें अब अतात आरड़ के लिए भी मसला है कि वो आते हैं और वहाँ पर बाकायदा तौर पर एक तकरीर करके चले जाते हैं। तो वो वहाँ पर क्यों आते हैं, उनके लिए भी एक उनकी राह में भी रुकावट हायल की गई है और साथ जज पर भी जो है एतराज़ किया गया है। ये कुछ तफसीलात थी, लेकिन इसके साथ जो अहम तरीन ख़बर है वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से है। जैसा कि मैं आपको अपनी पुरानी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सितंबर में ही आएंगे, सितंबर के बाद ही आएंगे। लेकिन अब जो है वो मामला मज़ीद गड़बड़ होता हुआ नज़र आ रहा है और इसमें हवाले से जो है वो लतीफ़ कोसा की भी मैं बात आपको बता चुका हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की लॉयल्टी पर भी एक क्वेश्चन रेज़ किया था। इसी हवाले से जो है हुकूमती करीबी हलके जो हैं वो भी जो है इस हवाले से कोई मुस्तनद ख़बर नहीं दे रहे कि नवाज शरीफ साहब ने कब आना है और इनके प्लान है। कभी ये दुबई से सऊदीया से पाकिस्तान आने के प्लान बनाते हैं, लेकिन फिर लंदन का प्लान बनता है और फिर कभी चाइना का प्लान बन जाता है। लेकिन अब जो है मामला वो वाज़ेह हो चुका है। इसमें असल जो वजह है वो यही है कि गुज़िश्ता 14 महीने में जो है वो नवाज शरीफ के जो केसेस में बरियत नहीं हुई, उसके पीछे जो वजह है वो सिर्फ़ और सिर्फ ताकतवर हलके हैं, क्योंकि ताकतवर हलके किसी सूरत में भी नवाज शरीफ को नहीं लाना चाहते। वो उनको नवाज शरीफ जो हैं वो कबूल नहीं हैं, उनको शहबाज शरीफ साहब हर हाल में कबूल हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह उनके अंडर काम करते हैं और किसी भी बात पर जो है वो आर्ग्यू नहीं करते। लेकिन जो नवाज शरीफ के साहब के ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट और ताकतवरों के साथ, वो हमेशा से एक तज़ाद का हिस्सा रहे हैं, एक उनके दरमियान मामलात गड़बड़ ही रहे हैं। तो इस वक्त जो उनकी कबूलियत का मामला है वो नहीं हो रहा। और इसके साथ मरियम के हवाले से भी जो ख़बर है वो यही है कि मरियम को भी जो है वो कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं दिया जाएगा, इनको भी जो है वो पंजाब में कोई सीट दे दी जाएगी। लेकिन जो नवाज शरीफ का मामला है वो इस वक्त तक जो है वो ताकतवरों की तरफ से कबूलियत नहीं हुई और वो नहीं चाहते कि नवाज शरीफ साहब आएँ। और इसमें अब यही लग रहा है कि शायद नवाज शरीफ साहब सितंबर में भी पाकिस्तान वापस ना आ सकें, क्योंकि जब तक उधर से इजाज़त नहीं मिलेगी वो किसी सूरत में भी पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि वो अदालतों का और जेलों का सामना नहीं करना चाहते। गो के इस वक्त हुकूमत जो है वो उम्मीद लगाए हुए है, नवाज शरीफ साहब उम्मीद लगाए हुए हैं कि फ़ाइज़ ईसा साहब जब आएंगे हालात बदल जाएंगे और वो बड़े आसानी से वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अदलिया से भी जो बड़ी ताकत हैं, ताकतवर हलके हैं, उनकी जो है मर्ज़ी के बिना कोई भी यहाँ पर नहीं आ जा सकता। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो ताकतवर हलकों में अपनी कबूलियत पैदा करें, फिर उसके बाद उनका आने का चांस जो है वो बनेगा। इस वक्त फ़िलहाल जो है उनके कबूलियत का मामला बिल्कुल ज़ीरो पर खड़ा है और उनको जो है वो वतन वापस नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह से दुआ है कि इस मुल्क में जो भी हो, जैसा भी हो, हमारे लिए और इस मुल्क के लिए बेहतर हो। अल्लाह ताला हमारा और इस मुल्क का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।